नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। वक्त हो चला है 9 बजे 9 रिपोर्टर का, जिसमें आप तक तमाम अहम खबरें पहुंचाते हैं हमारे रिपोर्टर, वो भी पूरे अपडेट के साथ। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कौन से रिपोर्टर कहां से हमारे साथ जुड़े हैं और विस्तार से जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे ये वो तमाम रिपोर्टर्स। तो सबसे पहले शुभम पांडे मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, शेखर त्रिवेदी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, जसबीर सिंह हमारे साथ हमीरपुर से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा गौरव मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ हैं, दीपांकर गुप्ता जम्मू से हैं, अजहान अंसारी दिल्ली से हैं और राजीव तिवारी दिल्ली से हैं, नमित त्यागी दिल्ली से हमारे साथ हैं, मदन मोहन वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये वो तमाम रिपोर्टर्स हैं हमारे जो आप तक पहुंचाएंगे हर बड़ी अहम खबरें। ये है ग्राउंड जीरो के हीरो जिनके जरिए आप तक पहुंचेंगी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। तो रुक करेंगे सबसे बड़ी खबर की ओर, महाराष्ट्र की बात करेंगे। महाराष्ट्र के रायगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कार और ट्रक की टक्कर में 9 की मौत हो गई है, एक घायल बताया जा रहा है। मुंबई गोवा हाईवे पर मान गांव के पास यह हादसा हुआ है। कार और ट्रक की टक्कर में 9 की मौत हो गई है और एक घायल है। इस वक्त ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र के रायगढ़ में यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। कार और ट्रक की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई है। 9 लोगों की मौत, दर्दनाक सड़क हादसा महाराष्ट्र के रायगढ़ में देखने को मिला है। यह दर्दनाक सड़क हादसा और इसमें 9 लोगों की मौत हो गई है क्योंकि कार और ट्रक की टक्कर हुई और इसमें एक घायल है, बाकी 9 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई गोवा हाईवे पर मान गांव के पास यह हादसा हुआ है और अभी तमाम जो टीमें हैं पुलिस की वो मौके पर पहुंच गई हैं और अभी जांच हो रही है। स्थानीय लोग सबसे पहले यहां पर पहुंचे और उन्होंने सूचना पुलिस को दी। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है, जांच जारी है। ये ट्रक और ये कार दोनों की ही तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एक जो घायल है उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है, एम्बुलेंस की गाड़ी मौके पर पहुंच गई और ये कार आप देखिए बुरी तरह क्षतिग्रस्त। ट्रक की तस्वीर आप देख सकते हैं, ट्रक भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, आगे का हिस्सा। और मुंबई के ठाणे में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। इस बीच एक और बड़ी खबर, तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है और इसमें आप देख सकते हैं पूरा हादसा कि आखिर क्या हुआ। एक तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को टक्कर मारी है। पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद है। देखेंगे आप, गौर से देखिए इस फुटेज को, सीसीटीवी फुटेज को। तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौके पर मौत हो गई है। तो तेज रफ्तार का जो कहर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। इससे पहले आपको हमने तस्वीर दिखाया कि आखिर कैसे कार और ट्रक की टक्कर हुई और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां रफ्तार का कहर है। तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को टक्कर मार दी और दोनों की ही मौके पर मौत हो गई है। तो ये 2 हादसे मुंबई के ठाणे से और मुंबई में आपको दिखा रहे थे कि आखिर कैसे। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि कार और ट्रक की टक्कर हुई। तो ये 2 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हादसे में पहला तस्वीर जो आप देख रहे हैं जिसमें कार ने 2 लोगों को टक्कर मारी, ये पूरा हादसा यहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है और इसमें देखा जा सकता है कि आखिर किस तरीके से महाराष्ट्र में तेज रफ्तार का कहर जारी है। ये 2 तस्वीरें ये बताती हैं कि लोग बाज नहीं आ रहे हैं और ये तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। 2 घटनाएं बैक टू बैक। पहली तस्वीर में आप रायगढ़ की घटना देखेंगे जहां कार और ट्रक की टक्कर हुई और 9 लोगों की मौत हो गई और ये दूसरी तस्वीर ठाणे की है जहां 2 लोगों की मौत हुई है। और अब बात एक और बड़ी खबर की जो मुंबई से ही है। आज मुंबई दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। 38,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुंबई में 2 मेट्रो रेल लाइन की सौगात भी देंगे प्रधानमंत्री। 12,000 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो रहा है
20 जनवरी से आम लोगों के लिए शुरू होगी मेट्रो की ये सेवा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई बड़े प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखने जा रहे हैं। पीएम मोदी मुंबई में 7 सीवेज उपचार संयंत्रों, एक सड़क कंक्रीटीकरण परियोजना और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही पीएम 12,000 करोड़ की लागत से बने 2 मेट्रो लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। मुंबई मेट्रो 2A का रूट 18 किलोमीटर लंबा होगा, जो दहिसर पश्चिम से डीएन नगर तक को जोड़ेगा। इसके साथ ही दूसरी लाइन अंधेरी ईस्ट और दहिसर ईस्ट के बीच चलेगी, जो कि 16 किलोमीटर लंबी होगी। इन मेट्रो परियोजना की आधारशिला पीएम मोदी ने साल 2015 में रखी थी और आज इसका उद्घाटन होगा। शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता। शुभम, क्या जानकारी है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर आपके पास? बिल्कुल, देखिए अंशिका जी, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक और महाराष्ट्र के दौर पर है। सबसे पहले वो कर्नाटक जाएंगे, उसके बाद शाम के बाद यानी दोपहर के बाद वो महाराष्ट्र की मुंबई में आएंगे। मुंबई में तकरीबन 38,800 करोड़ रुपए की सौगात देने जा रहे हैं। यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बीएमसी चुनाव नजदीक जो एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका कही जाती है, उसी के मद्देनजर देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहा है, क्योंकि 2 नई मेट्रो लाइन के उद्घाटन करना, जो एक अंधेरी वेस्ट में डीएन नगर से लेकर दहिसर वेस्ट तक जाएगी, दूसरी जो अंधेरी ईस्ट से लेकर दहिसर ईस्ट तक जाएगी, साफ तौर पर मुंबई वासियों को नई सौगात दे रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो मुंबई का सीएसटी स्टेशन, जो एक देश की धरोहर है, उसके पुनर्निवास के लिए 1800 करोड़ रुपए की लागत है, उसे देगी। उसके अलावा मुंबई के बीकेसी इलाके में जनसभा को आयोजित करेंगे। उसके साथ साथ 3 बड़े अस्पताल का उद्घाटन, उसके साथ 20 दवाखानों का उद्घाटन करेंगे। उसके अलावा मुंबई की सड़कें जो बरसात के दिनों में देखते हैं कि समंदर में तब्दील हो जाती है, तालाब में तब्दील हो जाती है, उसमें कंक्रीट के लिए सड़कें बनने से इसके लिए जो पैसे का जो अनावरण करेंगे। साफ तौर पर यहाँ देखा जा सकता है कि पीएम मोदी के दौरे पर पीएमसी चुनाव में जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि 3 साल बाद पीएम मोदी मुंबई दौरे पर है और इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। एक नाथ शिंदे उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर आ चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ पर बिगुल जो है बीएमसी चुनाव का बजना लगभग तय माना जा रहा है। और बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं शुभम की, किस तरीके से यहाँ पर जो है चुनाव के मद्देनजर भी ये दौरा बेहद खास माना जाता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि लंबे समय बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। 2015 में प्रधानमंत्री ने आधारशिला रखी थी इस मेट्रो की। हालांकि कई ऐसे मेट्रो लाइंस हैं जहां पर यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ इस मेट्रो के बारे में भी आप बताएं कि कितना फायदा होगा यहाँ के लोगों के लिए। देखिए, मेट्रो लाइन की बात है, फिलहाल 2 रूट पर मुंबई में इस वक्त मेट्रो लाइन से 2 ये बढ़ जाएगी, तो मेट्रो 2A के नाम से जानी और मेट्रो 7 के नाम से जानी जाती है। अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक इसी रूट पर मुंबई में आपको देखने को मिलेगा, जो बोरीवली से अंधेरी होता है। देखिए, जिस तरह से दहिसर से अंधेरी के बीच, अंधेरी फिल्म सिटी हब है, तमाम बड़े वो कलाकार रहते हैं, तमाम वो उद्योग इंडस्ट्री जो है अंधेरी ईस्ट में मौजूद है। इसी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या बहुत देखने को मिलती है। उसके अलावा फिल्म सिटी का रोड इसी रोड से रूट मैप पे जाता है, तो यहाँ पर अगर मेट्रो की शुरुआत हो जाती है तो कहीं नहीं लोगों को ट्रैफिक से निजात जरूर मिलेगा। उसके अलावा अगर बात करें तो मुंबई में सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो होता है, मुंबई की सबसे ज्यादा अगर भीड़ होती है तो मुंबई की धड़कन कही जाती है मुंबई की लोकल ट्रेन, उसके बाद जीएसटी बसों में, इसके बाद देखा जाता है कि मुंबई सड़कों पर आज भी मुंबई की जनसंख्या वो नियंत्रण रहती है। अब जिस तरह से मेट्रो लाइन की शुरुआत हो जाती है तो कहीं न कहीं इससे ट्रैफिक से निजात लोगों को बहुत मिलेगा और समय की जो बचत है वो महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि मुंबई में हर एक पल की समय की कीमत होती है। क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है जो पूरे देश में दिन रात चालू रहता है, दिन रात यहाँ पर लोग भागते दौड़ते रहते हैं, पैसे कमाने के लिए तो दूर दराज से आते हैं। तो ऐसे में समय की मांग डिमांड बहुत रहती है। ऐसे में मेट्रो शुरू हो जाएगी तो समय बहुत बचेगा, जो ट्रैफिक में 1.5 से 2 घंटा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लगता है, वो महज 10 से 15 मिनट की दूरी महज हो जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया शुभम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, वो भी विस्तार से। आगे बढ़ेंगे खबरों में। पहलवानों के आरोपों पर खेल मंत्रालय सख्त हो गया है। कुश्ती संघ को खेल मंत्रालय का नोटिस मिला है। 72 घंटे में कुश्ती संघ से जवाब मांगा गया है। जवाब न देने पर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। जंतर मंतर पर पहलवानों का WFI के खिलाफ प्रदर्शन है। WFI के मुखिया ब्रिजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं और अब इस पर जवाब मांगा गया है और जवाब न देने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। 72 घंटे में कुश्ती संघ से जवाब मांगा गया है। 72 घंटे का जो समय है वो दिया गया है। पहलवानों के आरोपों पर खेल मंत्रालय अब सख्त हो गया है। पहलवानों ने आरोप लगाए हैं और अब उन आरोपों को लेकर जो खेल मंत्रालय है वो एक्टिव है। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को
नोटिस भेजा है और 72 घंटे में कुश्ती संघ से जवाब मांगा गया है कि 72 घंटे में जवाब देना होगा, वरना कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो जंतर मंतर पर पहलवानों का WFI के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। राजीव तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या जानकारी आपके पास? पहलवानों के आरोप पर अब खेल मंत्रालय सख्त हो गया है, जवाब मांगा गया है, आज क्या होगा जंतर मंतर पर? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज 10 बजे जो पहलवान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो जंतर मंतर पे पहुंचेंगे और जंतर मंतर पे ही जो है थोड़ी दूर पे जो है जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह जो सांसद हैं उनका आवास है। तो कहा जा रहा है कि आज जो है जो पहलवान जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आरोप लगा है, चूँकि बहुत गंभीर आरोप लगा है ब्रजभूषण सिंह के ऊपर कि ये शोषण किए हैं, तो ऐसे में उनके घर तक दस्तक जा सकते हैं अपना विरोध जताते हुए। माना जा रहा है कि ब्रजभूषण सिंह की तरफ से कल स्टेटमेंट आया, अपना बचाव कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें गलत हैं, लेकिन तमाम चीज़ों का जो उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे कि 2021 में रांची में एक पहलवान को उन्होंने थप्पड़ मार दिया, या तमाम उनकी जो एक्टिविटी रही है उसको तमाम पहलवान यहाँ पे बता रहे हैं। जो पहलवान है उनका जो आरोप है उनको लेकर के काफ़ी वो चिंतित है। कई पहलवान जो यहाँ पे कल रो दिए थे, वो पूरा गंभीर मसला बन गया है और खेल मंत्रालय के साथ साथ पूरा जो मैटर है प्रधानमंत्री के भी संज्ञान में चला गया है। तो ऐसे में खेल मंत्रालय के तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन नोटिस दिया गया है, इनसे जवाब मांगा गया है और देखना होगा कि खेल मंत्रालय 72 घंटे के बाद क्या एक्शन ले रहा है। हालांकि देखा जाए तो ब्रजभूषण सिंह की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहा है वो बता रहे हैं कि पूरा मामला है पॉलिटिकल है और उनको जो है उनका जो छवि है वो खराब करने की कोशिश की जा रही है। जी, लेकिन क्या राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर आ रही है पहलवानों को? उनका गुस्सा ठंडा हुआ है? देखिए, अब पहलवान यहाँ पे 10 बजे पहुँचने वाले हैं, जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, साक्षी मलिक हों या जो उनके साथ और भी लोग हैं, सभी लोगों का ये कहना है कि कोई पहली बात नहीं है, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही थी। तो जब मामला बड़ा हो गया है तो उसके बाद इसको सामने लाना मजबूरी हो गया है और यही वजह है कि चाहे वो बजरंग पुनिया हो चाहे दूसरे पहलवान हो, लगातार यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कल जताए और आज भी 10 बजे पहुँचेंगे। अब ये मामला बड़ा मामला हो गया है और सबकी नज़र इस पर बनी हुई है। ठीक है, 10 बजे पहुँचेंगे वो, ठीक है। राजीव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन चक्रवर्ती की। मिथुन चक्रवर्ती का एक बड़ा बयान सामने आया है। पश्चिम बंगाल को लेकर मिथुन चक्रवर्ती ने बड़ा दावा किया है। टीएमसी के 21 से ज्यादा नेता मेरे संपर्क में हैं, ये मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है। सही समय आने पर खुलासा करूंगा, ये कहा है मिथुन चक्रवर्ती ने। हम हार से नहीं डरते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव बिना किसी हिंसा के स्वतंत्र रूप से हो, हम यही चाहते हैं। तो पश्चिम बंगाल में भाजपा के फायर ब्रांड नेता है मिथुन चक्रवर्ती और उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं अभी भी कह रहा हूं कि टीएमसी के 21 से ज्यादा नेता मेरे संपर्क में है। मैं सबूत के बिना बात नहीं करता और सही समय आने पर खुलासा भी करूंगा। आगे मिथुन ने कहा कि हम हार से नहीं डरते, लेकिन चाहते हैं कि चुनाव बिना किसी हिंसा के स्वतंत्र रूप से हो। 3 सीटों से हम 77 सीट पर पहुंचे हैं। हाँ, हम जीत नहीं पाए, लेकिन हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, ये मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है। अभिषेक विजय मेरे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। अभिषेक, मिथुन चक्रवर्ती जो कि फायर ब्रांड नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में सेलिब्रिटी है, बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, उनका इस तरीके से बयान देना क्या मायने निकाले जाए? देखिए, कई मायने इसके हैं। दरअसल 2024 को लेकर के कवायद जो है वो बीजेपी लगातार कर रही है और इन सब के बीच अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल जो है उस राज्य पे बहुत ज्यादा फोकस रही है बीजेपी और यही कारण रहा कि मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी में शामिल करवाया गया। लेकिन अब मिथुन दा के मन की बात तो मिथुन दा ही जान सकते हैं, ये हमेशा से रहा है, चाहे वो जब एक कलाकार के तौर पे थे, जब उन्होंने फिल्मों में काम किया उस दौरान भी, और अभी की भी बात कर लें। 21 नेताओं के बारे में अगर वो कह रहे हैं कि 21 नेता उनके संपर्क में हैं और आगे कई खुलासे करूंगा, किस बात को लेकर के खुलासा करेंगे, बात ये भी है मिथुन दा को वो भी क्लियर करना चाहिए था। हालांकि वो चीज उन्होंने क्लियर नहीं की, लेकिन एक अच्छी बात उन्होंने कही है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा के बिना चुनाव होना चाहिए। ये हमेशा से हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव हुए हैं हिंसा हुई है।
इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन इन सब के बीच अहम यह है कि पश्चिम बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीट हैं। बीजेपी 18 लोकसभा सीटें 2019 में जीत कर आई थी, तो वहां बीजेपी ने एक लंबा सफर तय किया है और बीजेपी अब आगे टारगेट लेकर के चल रही है, क्योंकि जो समुद्री तटीय क्षेत्र हैं उस पर बीजेपी का फोकस काफी ज्यादा अब है, क्योंकि उन क्षेत्रों में बीजेपी कमजोर रही है। तो इस वजह से पश्चिम बंगाल पे फोकस्ड है। यहां पे लक्ष्य जो है वो 25 को पार करे, 30 को पार करे, ये लक्ष्य बीजेपी लेकर के चल रही है। तो और बात अगर की जाए दूसरी पार्टी से नेताओं को शामिल करवाने का सिलसिला, ये हमने देखा है कि कई राज्यों में ऐसा हुआ है। तो हो सकता है उस दिशा में भी बीजेपी काम कर रही हो, क्योंकि टीएमसी भी जो है उसके ये प्रयास होते हैं कि बीजेपी से कई लोग जो हैं आ भी चुके हैं, बीजेपी से कई लोग जो हैं वो टीएमसी का रुख कर चुके हैं। तो अब मिथुन दा के जहन में चल क्या रहा है, उनके मन में चल क्या रहा है, यह देखना अहम होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मिथुन दा का यह बयान आया है और आज ही जेपी नड्डा जो है वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहने वाले हैं। तो आप देखिए बीजेपी मिशन मोड में काम कर रही है, 2024 के लिए मिशन बना करके चल रही है, 400 के करीब का लक्ष्य रखा गया है। तो अब ऐसे में पश्चिम बंगाल जो है वो बहुत बड़ा राज्य है, 42 लोकसभा सीटें हैं, तो उस पे फोकस्ड बीजेपी है। इसी वजह से इस तरीके के बयान जो हैं वो अब इस बयान के बाद कहीं ना कहीं टीएमसी की टेंशन जरूर बढ़ गई है। बहुत शुक्रिया अभिषेक, बातचीत के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यूपी की, जहां मदरसों पर यूपी मदरसा बोर्ड को एनसीपीसीआर ने आईना दिखाया है। यूपी मदरसा बोर्ड के संचालन पर एनसीपीसीआर ने सवाल उठाए हैं। बोर्ड की हिंदू बच्चों को मजहबी शिक्षा देने की जिद है। मदरसों का इस्लामिक धार्मिक शिक्षा पर जोर कानूनगो की तरफ से है। हिंदू बच्चों को का यहाँ कोई काम नहीं है, ये कानूनगो ने कहा है। एनसीपीसीआर अध्यक्ष ने बोर्ड के बयान को मूर्खतापूर्ण बता दिया है। यूपी में मदरसों में दी जा रही शिक्षा को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने यूपी मदरसा बोर्ड को खरी खरी सुनाई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने ट्वीट करते हुए ये कहा है कि मदरसे प्राथमिक रूप से इस्लामिक धार्मिक शिक्षा सिखाते हैं, लिहाजा हिंदू या दूसरे गैर इस्लामिक बच्चों का वहां कोई काम नहीं है। उन्हें स्कूलों में प्रवेश करवाना राज्य सरकार का दायित्व है। इसके लिए एनसीपीसीआर ने राज्यों को निर्देश दिए हैं। कानूनगो ने बताया है कि उन्हें मीडिया से उत्तर प्रदेश के मदरसा बोर्ड के एक मूर्खतापूर्ण बयान के बारे में जानकारी मिली है। उन्होंने दावा किया कि बोर्ड सरकारी पैसे से हिंदू बच्चों को मुस्लिम मजहबी शिक्षा देने की जिद कर रहा है, जो कि गैर कानूनी है। बच्चों को पढ़ाना है तो स्कूल बनाएं, अगर बच्चों को कोई शिक्षा देनी है तो स्कूल में शिक्षा दे, ये कहना है। तो एनसीपीसीआर की तरफ से तमाम बातें की गई हैं और यूपी में मदरसों को लेकर लगातार तमाम बातें सामने आ रही हैं और इस बार कई बयान सामने आए हैं मदरसों को लेकर, जिसमें कि एक ट्वीट सामने आया है कानूनगो का, प्रियंक कानूनगो का। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने ट्वीट किया है और कहा है कि अगर बच्चों को शिक्षा देनी ही है तो स्कूल को खुलवाया जाए। जो गैर इस्लामिक धर्म के बच्चे हैं वो मदरसों में क्या करेंगे, कोई काम नहीं गैर इस्लामिक बच्चों का। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सही शिक्षा अगर देनी है तो स्कूल में एडमिशन करवाया जाए इन बच्चों का। तो मदरसों की शिक्षा पर यूपी मदरसा बोर्ड की तरफ से खरी खरी सुनाई गई है। यूपी मदरसा बोर्ड के संचालन पर एनसीपीसीआर ने आईना दिखाया है और हिंदू बच्चों को मजहबी शिक्षा देने की जिद पर ये बोर्ड जो है एक बयान जारी किया गया है इस पूरे मामले को लेकर। तो एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मदरसे प्राथमिक रूप से इस्लामिक धार्मिक शिक्षा सिखाते हैं, लिहाजा हिंदू या दूसरे गैर इस्लामिक बच्चों का वहां कोई काम नहीं है। उन्हें स्कूलों में प्रवेश करवाना राज्य सरकार का दायित्व है। इसके लिए एनसीपीसीआर ने राज्यों को निर्देश दिए हैं। कानूनगो ने बताया कि उन्हें कुछ जानकारियां मिली हैं और उन्होंने दावा किया है कि बोर्ड सरकारी पैसे से हिंदू बच्चों को मुस्लिम मजहबी शिक्षा देने की जिद कर रहा है, जो कि गैर कानूनी है। बच्चों को पढ़ना है, पढ़ाना है तो वो स्कूल में जाएं, स्कूल में शिक्षा दी जाएगी। शेखर त्रिवेदी साथ जुड़ गए हैं। शेखर,
क्या जानकारी आपके पास है? जिस तरीके से प्रियंक कानूनगो की तरफ से कहा गया है कि अगर सही शिक्षा लेनी है तो स्कूल में जाए बच्चे, गैर इस्लामिक धर्म के बच्चे क्या करेंगे मदरसे में? देखिए, अपनी अपनी तरह से चीज़ों को रखा जा रहा है, लेकिन जो मदरसा बोर्ड है उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो इस तरीके की मांग रखी गई थी उसको हम अस्वीकार करते हैं। ऐसे किसी भी बच्चे की जांच नहीं कराई जाएगी जो मदरसे में पढ़ने जा रहा है, और अगर मदरसे में कोई पढ़ना चाहता है तो उसके ऊपर किसी तरीके की रोक नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई मुस्लिम धर्म का है और वो किसी स्कूल में पढ़ना चाहता है तो हम उसको भी नहीं रोकते हैं। और अगर यहाँ पर बच्चे आते हैं जो गैर मुस्लिम हैं और उसके बाद वो मदरसे में एडमिशन लेते हैं, अगर वो मदरसे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो उन चीजों पर मदरसा बोर्ड की तरफ से किसी तरीके की कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। रोकना चाहूंगी। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ही हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियंक जी, न्यूज इंडिया पर आपका बहुत स्वागत है। आपने एक ट्वीट किया है जिसमें आपने ये लिखा है कि जो गैर इस्लामिक बच्चे हैं वो क्या करेंगे मदरसों में, अगर पढ़ना ही है तो वो स्कूल जाकर पढ़े। क्या आप कहना चाह रहे थे, एक बार विस्तार से बताएं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 28 भाग 3 स्पष्ट करता है कि किसी भी बच्चे को उसके खुद के धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म की शिक्षा अगर देनी है तो उसके माता पिता की सहमति होनी आवश्यक। बिल्कुल। किसी भी मदरसे में इस्लामिक दीनी तालीम दी जाती है और इसी लिहाज से प्राथमिक रूप से मदरसे बनाए जाते हैं। अब अगर मदरसे में इस्लामिक धार्मिक प्रैक्टिसेस सिखाई जा रही हैं तो वह हिंदू बच्चों का क्या काम है? क्यों हिंदू बच्चों को इस्लामिक प्रैक्टिसेस सिखाना चाहता है उत्तर प्रदेश का मदरसा बोर्ड। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ने कोई बयान दिया है तो एकदम मैं ये कहूँगा कि बेवकूफीपूर्ण बयान है, एकदम जाहिल लोगों जैसी बात है। भाई, तुम्हें सरकारी फंडिंग मिलती है, इस बात की मिलती है कि जो मुसलमान बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं और दुनियावी तालीम से महरूम है उनको तो दुनियावी तालीम भी तो कुछ एक्सटेंट तक उनको मेनस्ट्रीम करने की कोशिश करो। इसका मतलब ये थोड़ा है कि तुम हिंदू बच्चों को दीनी तालीम दोगे और उनको इस्लामिक शिक्षाएं सिखाओगे और इसके लिए सरकार से पैसे भी लोगे। ये गलत है और हमने तो चीफ सेक्रेटरी को नोटिस किया है, हम चीफ सेक्रेटरी से जवाब लेंगे। इससे तो हमने कुछ पूछा भी नहीं है और ना ये कोई अथॉरिटी है जो हमको जवाब दे। ठीक है, उसका मन है जो बोलना है बोल रही, लेकिन सही बात ये है कि हिंदू या दूसरे गैर मुस्लिम बच्चों का मदरसे में कोई काम नहीं है और हम ये इंश्योर करेंगे कि इन बच्चों को वहाँ से निकाला जाए। प्रियंक जी, आपकी अपनी राय क्या होगी इस पर? जिस तरीके से मदरसे बना दिए जाते हैं, अलग पढ़ाई होने लगती है, तो क्या यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा बच्चों में? वो क्या सीखेंगे बचपन से? एकता कहाँ से आएगी? और जो हिंदुस्तान की पहचान है एकता। देखिए, मदरसे देश में 3 तरीके के। हाँ। पहले मदरसे वो हैं कि मदरसा बोर्ड वगैरह से एफिलिएटेड है, इनमें 18-19 लाख बच्चे पढ़ते हैं। दूसरे मदरसे वो हैं जिनकी जानकारी सरकार को है, वो किसी बोर्ड से एफिलिएशन लेने गए पर नहीं ले पाए या सरकार ने मान्यता देने की कोशिश भी नहीं हो पाया, उनमें 7-8 लाख बच्चे पढ़ते हैं। तीसरे मदरसे वो हैं जो हमारी बड़ी लड़ाई है, जो अनमैप्ड है, अनरिकॉग्नाइज्ड है, जिनमें 1 करोड़ 10 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मदरसा बोर्ड जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि उन बच्चों को मेनस्ट्रीम करने पे काम करें, बजाय इसके कि हिंदू बच्चों को इस्लामिक शिक्षा देना शुरू कर दें। 1 करोड़ 10 लाख बच्चे देश में ऐसे हैं जिनको ये पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी चपटी है, जिनको ये पढ़ाया जाता है कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है, जिनको ये बताया जाता है कि एक वक्त में 3 थप्पड़ कोई टीचर बच्चे को मदरसे के भीतर मार सकता है, बच्चा चाहे तो कयामत के दिन उसका बदला ले ले। जिनमें ये बताया जाता है कि लड़के और लड़कियों को साथ नहीं पढ़ाना चाहिए, जिनमें बताया जाता है कि टाई लगा के स्कूल जाना क्रिश्चियन क्रॉस को धारण करने जैसा है। तो इस तरीके की बेवकूफी की बातें जो सिखा के काम करना चाहिए बजाय इसके। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया प्रियंक जी, आपने अपनी बात रखी है विस्तार से। आज दिल्ली विधानसभा सदन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। कल हंगामे के चलते नहीं हो पाई थी कार्यवाही, स्पीकर ने 1 दिन के लिए सत्र बढ़ा दिया है। वैसे तो 3 दिन के लिए था ये सत्र, लेकिन हंगामे की वजह से जब कार्यवाही नहीं हो पाई
तो स्पीकर ने एक दिन और बढ़ा दिया है इस सत्र को। आज एक बार फिर से कार्यवाही होगी। दिल्ली विधानसभा में लगातार 3 दिन से हंगामा देखने को मिल रहा है। पहले दिन भी हंगामा हुआ, दूसरे दिन भी हंगामा हुआ। पहले दिन जिस तरीके से देखा गया, कार्यवाही की शुरुआत में ही जोरदार हंगामा हुआ और दूसरे दिन भी हंगामा देखने को मिला है। हालांकि जो तीसरा दिन है वो भी हंगामेदार ही रहा, इसलिए एक दिन और बढ़ाया गया है सत्र को। अजहान अंसारी साथ जुड़ गए हैं संवाददाता। अजहान, क्या जानकारी आपके पास? एक दिन और बढ़ा दिया गया है, आज किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, बिल्कुल सदन की 3 दिन का सत्र बुलाया गया था, लेकिन हंगामे के चलते एक दिन बढ़ा दिया गया। आज 11 बजे तक हंगामा रहा, तो अब कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। जिस तरीके से हमने देखा पिछले 3 दिनों में जमकर हंगामा रहा। कल की बात कर ली जाए तो कल भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो यमुना का प्रदूषित पानी भरकर लाए थे, जो कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा है। बात कर ली जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी लगातार जिस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड में जिस तरीके से अधिकारियों पर, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड हो या मोहल्ला क्लिनिक हो या सरकारी अस्पताल के जो अफसर हैं, उस पर लगातार आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है, उनको बर्खास्त करने की मांग कर रही है। तो आज भी आम आदमी पार्टी यही मुद्दा भुना सकती है और इन अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग कर सकती है। बात कर ली जाए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की, तो वो आज भी हंगामे करने, हो सकता है आज भी वो हंगामा करें, तो आज जो चौथा दिन है वो भी हंगामेदार हो सकता है। नहीं तो चलिए, बहुत शुक्रिया अजहान तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थोड़ी ही देर में पठानकोट पहुंचेंगे। सीएम गहलोत सरना में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल होंगे। आज कश्मीर में एंट्री होगी भारत जोड़ो यात्रा की। पंजाब दौरे पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हैं और थोड़ी ही देर में पठानकोट पहुंचेंगे अशोक गहलोत। थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे अशोक गहलोत पठानकोट। सरना में जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में लगातार बने हैं और पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा है, यहां से कश्मीर की ओर रवाना होगी भारत जोड़ो यात्रा। कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां से होते हुए भारत जोड़ो यात्रा पंजाब पहुंची है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कई सारे राज्यों से होते हुए ये यात्रा जो है वो पंजाब पहुंची है और अब यहां से यात्रा आगे बढ़ेगी और सीधे जाएगी कश्मीर। तो पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा का अंतिम दिन है आज। पंजाब से जम्मू कश्मीर में प्रवेश होगी भारत जोड़ो यात्रा। माधोपुर के रास्ते जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो यात्रा। पंजाब में यात्रा के अंतिम दिन राहुल गांधी की एक जनसभा है और पहली बार पठानकोट में राहुल गांधी की जनसभा होगी। दोपहर 12 बजे लोगों को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा आज शाम पंजाब से जम्मू कश्मीर के लखनपुर में प्रवेश करेगी। शाम 5:45 से 6:15 पर महाराजा गुलाब सिंह की प्रतिमा के पास ध्वजारोहण समारोह होगा। रात में रुकने के बाद राहुल गांधी 20 जनवरी को सुबह 7 बजे कठुआ के हटली मोड़ से यात्रा की अगुवाई करेंगे और चढ़वाल में रात को यात्रा रुकेगी। 21 जनवरी को रुकने के बाद 22 जनवरी को हीरानगर से डुग्गर हवेली नानक चक यात्रा होगी। विजयपुर से सतवारी तक 23 जनवरी को यात्रा पहुंचेगी और रात्रि सिद्धड़ा जम्मू में रुकेगी। जम्मू में सतवारी चौक पर एक रैली की योजना भी बनाई गई है। तो एक रैली की योजना है। पठानकोट में राहुल गांधी की जनसभा होगी। दोपहर 12 बजे राहुल गांधी का संबोधन भी होगा। तो पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर में जो ये यात्रा है वो प्रवेश करेगी। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा का आज अंतिम दिन है। पठानकोट में राहुल गांधी की जनसभा होगी और इसमें अशोक गहलोत भी शामिल होंगे। दीपांकर गुप्ता साथ जुड़ गए हैं संवाददाता। दीपांकर, देखिए आज आखिरी दिन है पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा की, लेकिन उसके बाद कश्मीर में इसकी एंट्री होगी। इसको देखते हुए सुरक्षा से लेकर तमाम इंतजाम कैसे किए गए हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम देखें पूरे नेशनल हाईवे पर जो एंट्री पॉइंट है जम्मू कश्मीर गेटवे लखनपुर, वहां पर शाम को 5 से 6 बजे के बीच राहुल गांधी पहुंच सकते हैं। यहाँ पर तमाम टेंट्स लगा दिए गए हैं। एक बड़ा सा जो स्टेज है वो सजाया गया है। बड़े बड़े नेता जम्मू से, पूरे जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं और
यहाँ पे जो महाराजा गुलाब सिंह का स्टैचू है उसके नीचे ध्वजारोहण समारोह रखा गया है शाम को 5 बजे। हम आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के बड़े पुख्ता इंतजाम है। खुद डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि यहाँ पे पूरा कोऑपरेट करेंगे। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले है। हालांकि जयराम रमेश ने कल ही एक बयान दिया था और कहा था कि जम्मू कश्मीर में कुछ जो पैदल चलने का रास्ता है उसे कर्टेल किया गया है। अलग अलग जगह पर सबसे पहले आज लखनपुर में रहेंगे राहुल गांधी, वहां पर 400-500 बंदे के रहने का पूरा अरेंजमेंट किया गया है। कल वो पैदल चलेंगे, परसों भी वो चलेंगे सांबा कठुआ। 23 तारीख को उनका प्रोग्राम जम्मू में है, 24 को उधमपुर में, उसके बाद कश्मीर घाटी में 4 दिन रहेंगे और 30 तारीख को श्रीनगर में उनका जो है वो प्रोग्राम। ठीक है दीपांकर, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और हिमाचल के दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर है। हमीरपुर में श्रेष्ठ केंद्रों को लैपटॉप देंगे अनुराग ठाकुर। श्रेष्ठ केंद्रों में पढ़ रहे बच्चों को स्कूल बैग देंगे। अब आपको बताते हैं कि अनुराग ठाकुर क्या कुछ करेंगे हमीरपुर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में श्रेष्ठ केंद्र है और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में संचालित है। 140 श्रेष्ठ केंद्र, 2500 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, पढ़ाई लिखाई की सभी आवश्यक सुविधाएं निःशुल्क देने का वादा किया गया है। बच्चों के समग्र विकास के लिए रोजाना प्रोटीन शेक। और विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद पहली बार हिमाचल आ रहे हैं अनुराग ठाकुर। इसके साथ ही बता दें कि कई बड़े ऐलान आज करेंगे अनुराग ठाकुर। हिमाचल के लिए हिमाचल दौरे पर हैं अनुराग ठाकुर। जसबीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसबीर, क्या जानकारी आपके पास है? अनुराग ठाकुर लंबे समय बाद जो हैं आ रहे हैं हिमाचल, लेकिन तोहफा लेकर आ रहे हैं यहाँ के बच्चों के लिए। बिल्कुल अंकिता, जैसे हिमाचल के नतीजे आने के विधानसभा नतीजे आने के बाद अनुराग सिंह ठाकुर पहली बार आज हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि एक से श्रेष्ठ कई ऐसे केंद्र खोले गए, लगभग 140 केंद्र यहाँ पे खोले गए, 17 विधानसभाओं में खोले गए हैं और उसमें लगभग 2500 जो विद्यार्थी है उसमें निःशुल्क सेवाएं ले रहे हैं। उनका खाना पीने का सभी सामान बिल्कुल फ्री मिल रहा है। और आज उनको उनकी जो 140 केंद्रों में लैपटॉप बांटे जा रहे हैं और उनको बैग भी बांटे जाएंगे ताकि उनका और विकास हो सके। जी अंकिता, बहुत शुक्रिया जसबीर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो राजधानी दिल्ली में सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री पहुंचा है। बुधवार इस सीजन सबसे कोल्ड वेव डे रहा है। कोहरे के कारण उत्तर रेलवे की 13 ट्रेनें लेट हो गई हैं। बारिश और ओले को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। तो बारिश और ओले को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। शीतलहर ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1 डिग्री सेल्सियस 2 से कम जो है डिग्री सेल्सियस कुछ समय पहले दर्ज किया गया, लेकिन अभी जिस तरीके से शीतलहर का कहर जो है वो लगातार जारी है। राजधानी में सर्दी का सितम जारी है। कोहरे के कारण बहुत सारी ट्रेनें लेट हो रही हैं और हवाई सेवाएं भी इसमें प्रभावित हो रही हैं। हालांकि बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया गया है राजधानी दिल्ली में। दिल्ली में मिनिमम टेम्परेचर 2.6 डिग्री दर्ज किया गया है। बुधवार को इस सीजन का सबसे ज़्यादा कोल्ड वेव डे रहा है। कोहरे के कारण उत्तर रेलवे की जो 13 ट्रेनें हैं वो लेट हो गई हैं। बारिश और ओले को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो कोहरे के चलते कुछ परेशानियां तो हो रही हैं लोगों को, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है ठंड के मामले में। राजधानी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बहुत ही ज़्यादा ठंड भरा दिन रहा है बुधवार का दिन। अजहान अंसारी साथ जुड़ गए हैं संवाददाता। अजहान, ठंड का सितम लगातार जारी है और 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया इस बार तो दिल्ली में। देखिए, बिल्कुल पिछले 3 दिनों में दिल्ली वासी जो हैं वो कड़ाके की ठंड झेल रहे हैं, शीतलहर झेल रहे हैं। बात कर ली जाए पिछले 1 दशक की, तो पिछले 1 दशक में सबसे ज़्यादा जो शीतलहर है वो दिल्ली, राजधानी दिल्ली में देखी गई है। अब मौसम विभाग ये कह रहा है जो आने वाले दिन हैं उनमें भी कुछ शीतलहर का सामना दिल्ली वासी कर सकते हैं, लेकिन
अगर हम कोहरे की बात करें तो कोहरा नहीं है, धूप लगातार निकल रही है, लेकिन धूप तो निकल रही है लेकिन जो शीत लहर है वो दिल्ली वासी को परेशान कर रही है। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि 23-24 जनवरी के बाद दिल्ली वासी को थोड़ी ठंड से राहत मिलेगी, जो शीत लहर है उससे राहत मिलेगी और जो कोहरा है उससे भी राहत मिलेगी। फिलहाल राजधानी दिल्ली में ठंड का सितम जारी है, तो दिल्ली वासी कड़ाके की ठंड झेल रहे हैं और शीतलहर का भी सामना कर रहे हैं। नीतू, बहुत शुक्रिया अजान तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। पाली दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट है। सचिन पायलट पाली में एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। आज सुबह 10:30 पर झुंझुनू से वो रवाना होंगे और पाली के सादड़ी पहुंचकर कार्यक्रम में वो भाग लेंगे। सादड़ी में पायलट किसान महासम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। तो ये दौरा, पाली का जो दौरा है सचिन पायलट का, वो बहुत खास माना जा रहा है क्योंकि वो किसान के महासम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पाली दौरे पर सचिन पायलट, पाली में पायलट का एक दिवसीय दौरा है और वो किसान महासम्मेलन में 10:30 बजे वो रवाना होंगे झुंझुनू से पाली के लिए और पाली के सादड़ी पहुंचकर कार्यक्रम में भाग लेंगे। या किसान महासम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे, संबोधित करेंगे किसान महासम्मेलन को सादड़ी में। तो राजस्थान के पाली में ये कार्यक्रम है और 10:30 बजे झुंझुनू से रवाना होंगे सचिन पायलट। और चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।